अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल, कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 34। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। मुस्कान अभी भी बेहोश थी। उसे पूरी पुलिस फोर्सेस टीम के साथ ले जाए जाते हैं हॉस्पिटल। उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। इधर साक्षी, सलोनी और सांझ भी वहाँ पर पहुँचती है। साक्षी को कुछ तो अजीब लग रही थी और साक्षी की इस तरह से चुप होना, सलोनी उसे बोलती कि फिक्र मत कर, मैं जा रही हूँ ना। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी, बस शांत थी। और सलोनी का डॉक्टर होना काफ़ी आसान थी चीज़ें को संभालना। सलोनी खुद उस जगह पे जाती है, मुस्कान को देखने लगती है। तो उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं लग रही थी कि उसकी तबीयत वगैरह ठीक है। वहाँ पर जो लॉयर थी वो मौजूद थी। लॉयर कुछ तो इशारा करती है सलोनी को, तो सलोनी समझ जाती है। बाहर साक्षी इंतज़ार कर रही थी कि कुछ ऐसा वैसा चीज़ ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो। और वहाँ पे एकदम से डीआईजी सर पहुँचते हैं। जब डीआईजी सर साक्षी को देखते हैं वहाँ पर, तो वो एकदम से आके बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि इस केस से जितना हो सके उतना दूर रहो। साक्षी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि सर, जब केस के शुरुआत से लेकर अंत तक मैं ही थी, तो अब आप मुझे इस केस से दूर क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी ना, क्योंकि जो मुजरिम है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी करीबी है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे उसके साइड लो किसी भी हालत पर। सर, अगर वो मुजरिम है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं कभी उसके साथ नहीं दूंगी। मेरे लिए सबसे पहले आते हैं कानून, कानून से जुड़ी हर चीज़। मैं कानून के खिलाफ तो कभी नहीं जाऊंगी सर। उस पर जो डीआईजी सर है वो उसके शोल्डर पे थोड़ी सी टैप करते हुए बोलती कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ज़रूरी नहीं है इस केस में तुम्हारी रहना। ज़रूरी है सर, ज़रूरी है। अगर शुरू से लेकर अंत तक मैं ही थी, तो इस चीज़ में भी मैं ही हूँ। अगर वो कल्प्रिट है तो उसे सज़ा तो मिलेगी, और इसके लिए मुझे जो करनी पड़ेंगी मैं करूँगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ज़बरदस्ती मुझे इस केस से क्यों हटाया जा रहा है, क्या वजह है? और अगर आप कुछ सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दीजिए। डीआईजी सर थोड़ी शॉक होते हुए बोलते कि साक्षी, तुम क्या बोल रहे हो? रिश्ते में आप मेरे मामा लगते हो, पर फिलहाल डीआईजी सर, तो उस नाते मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ, अगर आप कुछ और सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो। क्योंकि मैं, अगर वो कुछ नहीं किया ना, तो मैं उसको कुछ होने भी नहीं दूंगी, फिर चाहे आप कुछ भी करो। पता नहीं डीआईजी सर ये बात सुन के थोड़ी पॉज हो जाते। इस पॉज को, इनका चुप हो जाना साक्षी को कुछ और चीज़ की दस्तक देती है। वो वहाँ से चुप से जाने लगती है साइड में। तभी डीआईजी सर साक्षी का हाथ पकड़ लेते और बोलते कि घर चल के बात करेंगे, बात यहीं पर होगी। और शायद अब मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ भी रहे हैं, तो जो चीज़ जैसा है वैसा होने दीजिए आप, और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करें, वरना अच्छी नहीं होगी। इसके पीछे जो भी है, एक एक को भी देख लूँगी, और अगर आप हो तो आपको भी। ये बोल के साक्षी साइड पे चली जाती है। तभी सलोनी एकदम से बाहर आती है। सलोनी के पास साक्षी आती है और बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है? सलोनी साक्षी को कुछ तो कहती है कि साक्षी की जो एक अलग से परेशानी की चीज़ें थी उसके फेस पे, वो सारी चीज़ हट जाती है। उसे तसल्ली होती कि चलो ठीक है। तभी वो लॉयर भी आते हैं, और लॉयर आती ही साक्षी से हैंडशेक करती है। अब वो देखिए, नाइस टू मीट यू साक्षी कपूर, बहुत सुना है आपके बारे में। मुझे पता चली कि आप किसके दौरान आए हो। एक्चुअली आपसे बात करनी थी, पर उतनी मौका थी नहीं, तो मुझे सीधा अपने काम को अंजाम देनी थी, तो मैंने कर दी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप इधर देख लीजिए। जी बिल्कुल। साक्षी एकदम से अंदर चली जाती है, चारों ओर देख के।
जो डीआईजी सर थे वो अक्षय से कुछ तो बात कर रहे थे कि उसी मौके पे साक्षी उस रूम के अंदर चली जाती है और यहाँ पे वो लॉयर आते हैं सीधा डीआईजी सर और अक्षय के पास। कुछ बातचीत वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे डीआईजी सर के माथे पे शिकंजा आ जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे अजीब है, ये लॉयर भी जानती है और वो कुछ चीज़ें पता करने की या जानने की कोशिश कर रही थी। और सांझ वो भी रूम के बाहर ही थी। सलोनी एकदम से सांझ की ओर देखती है और बोलती है एक काम करो, तुम बस अपनी पुलिस फोर्सेस टीम को थोड़ी बहुत बिजी रखो चीज़ों में, बाकी यहाँ की चीज़ मैं हैंडल करती हूँ कि कोई अंदर तक ना जा पाए, मिनिमम आधे घंटे या उससे ज़्यादा, जब तक मुझे इशारा ना आए। ओके। सांझ अपने काम पे लग जाती है और सलोनी बस डॉक्टर से रूम की बाहर ही बात करती है और रूम के अंदर साक्षी मुस्कान के सामने आके बैठती है, मुस्कान के हाथ को पकड़ती है। उसे अच्छी नहीं लग रही थी मुस्कान को इस जगह पे देख के, ये तो नहीं चाहती थी। अगर मुस्कान पहले से सारी चीज़ बता देती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ते इन सबको। शायद आज मुस्कान यहाँ पे होती ही नहीं, शायद मुस्कान उसके साथ होती। यही सोचते सोचते न जाने कब साक्षी की आंखों में आंसू छलकने लगते, उसे ही नहीं पता कि तभी मुस्कान को होश आने लगती है। मुस्कान जब आंखें खोलती है तो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड में है। थोड़ी सी शॉक थी कि वो तो कोर्ट में थी, जज के सामने, वो यहाँ पे कैसे पहुंची। और अगली पल जब वो एकदम से उठने लगती है तो तभी वो अपनी हाथ को थोड़ी सी खिंचाव महसूस करती है और दूसरी क्षण में वो सीधा साक्षी की बाहों में जाते ही उसे साक्षी का एहसास होती है। वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसे लग रही थी ये कोई भ्रम है, बस आंखें खोलती ही ये एकदम से टूट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहे थे ऐसे ऐसे उसकी भरम और ज़्यादा गहरी होते जा रहे थे और वो हकीकत में बदल जाती कि नहीं ये भरम नहीं है, ये साक्षी ही है। साक्षी उसके माथे पे सहलाते होते कि ठीक हो ना। हाँ, तब जाके मुस्कान थोड़ी पीछे होती है तो वो साक्षी को देखती है। इस बार जब वो साक्षी को देखती है तो वो खुद साक्षी को कस के गले लगा लेती है। वो देखिए, हाँ हाँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मैं हॉस्पिटल में कैसे? मैं तो कोर्ट में थी। आई नो तुम कोर्ट में थी, तुम जज के सामने थी, पर मुझे तुमसे बात करनी थी तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलनी ही थी ना। अब सीधा बात पे आते हैं। मुझे तुमसे बहुत से सवाल करने हैं और जवाब भी चाहिए। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दे सकती, तो प्लीज़ इस बार कोई ज़िद नहीं, जो है बस वही बताना। और इस बार मुस्कान भी कोई ज़िद नहीं करती है। एक्चुअली जब से वो सुनी है कि सब चीज़ पहले से साक्षी को पता है, तब उसे भी तो बहुत सारी चीज़ जानी थी। तो अब वो बिल्कुल उसके सामने बैठती है। साक्षी उसकी दोनों हाथ को पकड़ती है और बोलती कि बोलो। मुझे इतना तो पता है कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत तुम्हारी पापा के मरने से हुई। मुस्कान बस सर हिला देती है। आगे की चीज़ मुस्कान बोलने लगती है। एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता थी कि पापा और भाई क्या करते हैं। हम तो लंदन में रहते थे। मैं लंदन में पली बड़ी हूँ। पैदा होते होते मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो वो चल बसी इस दुनिया से मुझे अकेला करके। तब से लेकर बड़े होने तक मैंने कभी अपने पापा और भाई को अपने करीब नहीं पाई। शायद ऐसा बहुत कम थे कि साल में 2 बार या 3 बार आए पापा। बहुत रेयर केस थे कि पापा को मैंने पाए हैं अपने करीब साल में 2 बार या 3 बार। लंदन में मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ पे पड़ोसी ही एक आंटी थी जो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। उनकी एक बेटी थी। अगली जवाब खुद साक्षी देती है और उसका नाम पूजा, जो तुम्हारी सबसे अच्छी सबसे करीबी दोस्त है। ये बात सुन के मुस्कान को थोड़ी शौक लगती है और वो घूर के देखती है साक्षी को। साक्षी बोलती है आगे बोलो।
चीज़ें तब खराब हुई जब एक दिन खबर आई कि पापा की डेथ हो चुकी है। मैं पूरी पागल हो चुकी थी ये बात सुन के। मुझे कुछ समझ नहीं हो रही थी कि कैसे क्या हो गई। पापा और भाई के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ कोई है ही नहीं पूजा के अलावा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और मुझे पापा को देखनी थी। भाई ने मुझे ये कही है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी पापा के देह संस्कार नहीं होंगे। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी। मैं बस भागते भागते पूजा के पास गई। तो पूजा ने मुझे ये आश्वस्त की कि वो मुझे इंडिया लेके जाएगी, और उसने वही किया। आज तक पूजा ने जो जो वादा किया है वो हर वादे को उसने बखूबी से निभाया है। अब तक वो करती आई है। वो मुझे लेके इंडिया गई। जब मैं इंडिया पहुंची और मैंने पापा की डेड बॉडी देखी तो मेरे पास कुछ भी नहीं थे बोलने के लिए। मैं पूरी बेबस पड़ चुकी थी उस वक्त। मेरे हालात ठीक नहीं थे। भाई ने ये कहे कि उनको मारे गए हैं। जब मैं ये सुनी तो मेरी पूरी दिमाग खराब हो चुकी थी कि कौन है जो मेरे पापा को मार दी। तब भाई ने पहली बार आपकी जिक्र करी, आपकी फोटो दिखा के। पर तब भी भाई ने मुझे ये नहीं कही थी कि वो लोग स्मगलर के दुनिया के एक अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता थे। बस इतना कहे कि आपकी गलती के कारण पापा की डेथ हुई है, आप जिम्मेदार हो। पता नहीं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ आ चुके थे आपके लिए। तब से मैं पुलिस वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। साक्षी बोलती कि आई नो दैट, मुझे बहुत पहले से पता है। उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ पापा के देह संस्कार करे जाते हैं। और उसके बाद पता नहीं भाई कुछ अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे थे। मेरी दिमाग काम नहीं कर रही थी कि मैं पूरी तरह से समझ पाऊँ। फिर मैंने भाई का वो रूप देखी। तब मुझे पता चली कि ये लोग आखिर कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, ये लोग तो कुछ और ही है। पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैं उस हालत में थी ही नहीं। तब भाई ने बोले हैं कि पापा की मौत का बदला लेना है। बिना कोई गलती के मेरे पापा को मारे गए हैं, इसका भरपाई तो करना ही होगा आपको। कहीं ना कहीं वो गुस्सा मेरे मन में भी थी कि बिना वजह आपने मेरे पापा को क्यों मारा। और उस वक्त क्या सही क्या गलत ये समझने की इक़्तिदार पे नहीं थी। मैं भाई की बात पे आ गई और मैं मान गई कि ठीक है, इसमें मैं भी साथ दूंगी। मानो कि भाई को यही चाहिए थी, बस यही चाहिए था भाई को। वो जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसा वैसा करती गई। कॉलेज में थोड़ी बहुत अपनी डिटेल्स डालना, फिर हॉस्टल में रहना, वो सारी चीज़ एक के बाद एक होना, मुझे सब कुछ पहले से पता थी। वहाँ से लेकर आपकी घर तक का रास्ता सब कुछ प्री प्लान थी, सब कुछ प्री प्लान थी। लेकिन उस प्री प्लान में भी कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो मैं चाहकर भी नहीं करी थी, अपने आप होती जा रही थी। जब मैंने पहली बार आपसे मिली थी तो मुझे बहुत अजीब लगी थी। मुझे पता थी कि मुझे क्या करनी है और मैं उसी पे अड़ी थी, पर फिर भी कुछ अजीब थी। पहली बार जब मैंने आपको देखी थी मेरे खून खौल रहे थे पूरी शरीर में। आपको देख के पूरी शरीर में पता नहीं कुछ अजीब सा चीज़ हो रही थी कि मैं चाहूँ तो शायद उसी वक्त आपको मार सकती थी, पर फिर मैं रुक गई। मैंने कुछ नहीं किया आपको। मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती रही। केवल उस दिन नहीं, उस दिन के बाद से जब जब आप मेरे सामने आए मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती गई। भाई के चीज़ों के मुताबिक मैं चलती रही। धीरे धीरे चीज़ों का बढ़ना। तब तक मुझे सिया के बारे में भी कुछ नहीं पता थी। बस भाई जैसे जैसे बोल रहे थे मैं वैसे वैसे ही करती रहती थी। लेकिन जब मुझे सिया के बारे में पता चली पूजा के दौरान, तब मैं शॉक्ड हो गई। तब मुझे भाई की इंटेंशन पे थोड़ी शक हुई।
मैं उनसे डायरेक्टली बात करना तो चाहती थी, पर उन दिनों भाई मुझसे ठीक से बातचीत कर नहीं रहे थे। वो बस इतना ऑर्डर कर देते हैं मुझे कि मुझे बस उतना करना है जितना उन्होंने कही है। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने एक दिन भाई से बात करने की कोशिश करी। ये तब की दिन थी जिस दिन, आपको पता है, जिस दिन सिया को गोली लगी थी। और कहीं ना कहीं सब कुछ पहले से मुझे पता थी कि कब क्या होगी। मेरी किडनैप वगैरह सब कुछ पहले से सोचे समझे थे, आपको गुमराह करने के लिए, जो कि आप पूरी तरह से हो रहे थे। दूसरी चीज़ मुझे पता चलती है सिया के बारे में, तब मेरा दिमाग चलना स्टार्ट करती है धीरे धीरे। मुझे यह पता चलती है भाई की बातों से कि भाई शायद सिया को पसंद करते हैं। और जब सिया की असलियत मेरे सामने आई तो मुझे कुछ चीज़ खटकी। तो मैंने फिर से पूजा की मदद ली। पूजा की मदद लेने पर मैंने कुछ चीज़ पता की है। और जब आपके सामने आपकी बहन की पूरी सच्चाई आई तब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे जैसे भी करके आपको बचानी थी। तो पहले तो सांझ की गोली में नकली गोली डलवाई गई पूजा की मदद से। फिर अर्जुन अंकल से मैंने पर्सनली बात करी। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार किया है। मैंने जो बोले उन्होंने वही किए। उस दिन 2 गोलियां चले थे, एक सिया की ओर और एक आपकी ओर। जो आपकी ओर गोली चली थी वो खुद अर्जुन अंकल ने करे है, जो उन्होंने जानबूझ के मिस कर दी थी। और दूसरा गोली भाई ने खुद चलाए थे। ये लोग उसी जगह के आसपास थे। उस दिन उनका कुछ इस प्रकार की प्लान थी कि उन सारी चीज़ों की दोष आप में आए और आप अपनी बहन की मौत की वजह भी खुद बनो। और चीज़ें कुछ उस प्रकार की किए हैं। ये जो राहुल है ये उस केस से जुड़े थे तब से। एक्चुअली ये भाई का ही आदमी था। शुरू से लेकर अब तक सब कुछ आपके खिलाफ हो रहे थे। और आखिर में अगर सिया की मौत हो जाती है आपके हाथ में तो उन सारे मर्डर्स के इल्ज़ाम भी आपके सर पे ही आते हैं। कहीं ना कहीं उसका इंतज़ाम भी भाई ने कर चुके थे। तो फिर ये सारे मर्डर्स वगैरह, एक्चुअली ये मर्डर्स सचमुच के हुए तो है, लेकिन ये एक बड़े चीज़ को ढकने के लिए। चीज़ तो कुछ और ही हुए थे जिसका कवर अप में ये सारी चीज़ करे जा रहे थे। और इस बार भाई को जुनून सवार हुई थी कि इस बार शायद आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसमें उन्होंने मेरा भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जब चीज़ें मैं समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इन सारी चीज़ों से भाई मुझसे बहुत नाराज़ भी थे। जब दूसरी बार सिया वापस आई तो भाई को लगा था कि शायद सिया मर चुकी है। लेकिन जब वो मीनाक्षी के रूप में वापस आए तो भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वो मुझे दबाव डालने लगे कि अब मैं कुछ करूं, लेकिन मैं अब कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं चल पड़ी तो अपनी चीज़ों को सोच कर, पर आपकी राहों में चलते चलते मेरी चीज़ें अलग हो गई। मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे क्या हो गई। और मैं आपको पसंद करने लगी थी। तभी तुम कभी भी अपने से खुद से मुझे आई लव यू नहीं बोलती थी, है ना। इस पर जो मुस्कान है वो सर झुका लेती है, लेकिन अगली पल साक्षी उसकी फेस को पकड़ती हुई अपने फॉरहेड के साथ लगा लेती है। वो बोलती है, आई नो, मुझे पता है। मैंने कभी भी, भले ही तुमने अपनी मुँह से आई लव यू नहीं बोली हो, पर खुद के लिए बस प्यार ही देखी है। भाई यहाँ पे नहीं थे, लेकिन इस बार वो खुद आ गए थे आपसे बदला लेने के लिए। और वही अपना गेम खेलना स्टार्ट। वो सीधा आपके सामने आते नहीं थे, किसी ज़रिए से आते थे। और इस बार उन्होंने कुछ और सोचा। ये मर्डर्स, ये सारी चीज़, ये तो बस दिखाने के लिए है। इसके आड़ में एक बहुत बड़ी चीज़ भाई कर रहे थे। शायद किसी के कहने पर, शायद किसी का मदद, जिससे भाई को भी
फ़ायदा हो सकते थे और उस शख्स को भी। तो बस कहीं ना कहीं चीज़ें हो रहे थे। मेरी और भाई के बीच बहुत सारे आर्गुमेंट हुए। आर्गुमेंट में एक तरीके से मैंने भाई को ये कही कि अगर उनको मैं चाहिए तो फिर वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक डील करे थे हम दोनों ने, मैं उनके साथ लंदन वापस चली जाऊंगी, कभी इंडिया वापस नहीं आऊंगी। बदले में वो आपको कोई भी, आपको तो क्या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये बात उनको मंजूर है तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसी बात के लिए उन्होंने एक बार अर्जुन अंकल को घर भेजे थे बातचीत करने के लिए। और तभी मैंने पकड़ने की कोशिश भी करी थी। हाँ, ओके। लेकिन भाई अपने वादे से मुकर गए और वो आप पे हमला कर दिए। जब वो आप पे बंदूक थाम के रखे थे तो मेरे दिमाग काम करना बंद कर दी थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे मजबूरन गोली मारनी पड़ी उनको। मैं सच में नहीं चाहती थी, पर तभी साक्षी उसे एकदम से हक कर लेती है। इट्स ओके, रिलैक्स। इसमें तुम ज़्यादा शामिल भी नहीं थी, बस तुम भी एक तरीके से मोहरा ही थी। जैसे सिया थी वैसे। हम सॉरी, पर फिर भी मैं गुनहगार तो हूँ ना, और उस हिसाब से मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए। कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हम लोग स्किप कर गए, और जो लगे पड़े हैं तुम्हें सज़ा देने के लिए कि सारी चीज़ तुम्हारी सर पे आ जाए। मुझे उस शख्स तक पहुँचनी है चाहे कुछ भी हो। एंड डोंट वरी, पर शायद अब ये नहीं हो सकती। क्यों पता नहीं। इंस्पेक्टर अक्षय ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे उस दिन जब मैं सारी चीज़ स्टेटमेंट के रूप में दे रही थी। तो उस दिन कुछ ऐसी भी बात बोले कि मुझे समझ नहीं आई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उस कंडीशन में नहीं थी, तो मैंने सारी चीज़ हामी भर दी कि हाँ सब कुछ मैंने ही की है। जब साक्षी ये सुनती है तो बोलती कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ये। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उस कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। तभी अगले सवाल मुस्कान कर लेती है। आपने कहा कि आपको सब कुछ पहले से पता थी, तो आपने क्यों नहीं पूछी मुझसे कुछ? मुस्कान, मुझे सब कुछ पहले से आभास थी, क्योंकि देखो तुम्हारे पापा अच्छे इंसान तो नहीं थे, बहुत बड़ा स्कैम करे हुए थे ये लोग। तो बस उसी स्कैम में हम एक चीज़ कर रहे थे, उसी दौरान एनकाउंटर में तुम्हारे पापा मरे गए। मैं बस अपनी काम कर रही थी, और उसके तुरंत बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाना दिल्ली में। चीज़ें मुझे खटक तो पहले से रहे थे, और ट्रांसफ़र के बाद जिस दिन मैं पहली ज्वाइन करी थी उसी दिन मर्डर का होना, तुमसे मुलाकात, चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे खटक रहे थे। फिर तुम्हारे बारे में पता करने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी शक होने लगी। मुझे ये लगी कि तुम वो हो नहीं जो दिखा रही हो। तो मैंने कुछ फ़ैसला लिया कि तुम्हें अपने साथ रखे जाए, सिचुएशन के हिसाब से। तो रखना स्टार्ट करी। तुम्हारी बिहेवियर, तुम्हारी चीज़ें समझ तो गई थी मैं कि तुम कुछ करने के लिए ही मेरे पास आई हो। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी तो कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हारी आंखों में वो सारी चीज़ देख चुकी थी। तभी अगले सवाल मुस्कान फिर से करती, तो क्या आप मुझसे कभी प्यार करी नहीं हो? नहीं, इस मामले में तुम गलत हो। जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार देखी थी उस दिन तुम मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगने पर मुझे शक हुई, पर पसंद को चेंज नहीं कर सकते ना। तो सोचा कि तुम्हारी बोलने की इंतज़ार करते हैं। एक दिन ना एक दिन तुम सब कुछ खुद से बोलोगी। तभी मुस्कान साक्षी को हक कर लेते, पर हम दोनों ने जितनी भी मोमेंट्स बिताए वो झूठ नहीं थे।
साक्षी उसके सर पे सलार थे, बोलती आई नो, मुझे पता है। थोड़ी बहुत खामोश तो दोनों ही थे। तभी साक्षी की फ़ोन पर कॉल आती है, जो कि मीनाक्षी की थी। तो मीनाक्षी बोलती कि दी सब कुछ ठीक है, मुस्कान ठीक है? हाँ वो ठीक है। मीनाक्षी तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। हाँ हाँ दी बोलो ना। तुम्हारी सोसिस की। मैं घर आके बात करूँगी। तो आप कहो तो मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रुको, मैं मुस्कान के साथ हूँ, मैं बस यहाँ से निकल के घर आती हूँ। ठीक ठीक है दी। वहाँ से वो फ़ोन कट करती है और मुस्कान की ओर देखते बोलती है, सुनो, अब बिल्कुल वैसा करना जैसा मैं कहूँगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है, चलो। अब शायद वो लोग तुम्हें पुलिस कस्टडी में फिर से लेके जाएंगे, लेकिन इस बार जो होगी मेरे हिसाब से ही होगी। बस तुम्हें वही करनी है जो मैं कहूँगी। जिस पर जो मुस्कान है वो हामी भरती है, उस पर उसके बाद जो साक्षी है वो मुस्कान की फोरहेड पे किस करती है, और किस करते हुए वो कुछ तो इशारा करती है वहाँ पे, जैसे कि दरवाजे पे नॉक करना। ये चीज़ सलोनी समझ जाती है, तो सलोनी फिर से वहाँ पे एंटर करती है और वो सांझ को मैसेज करती है कि सब कुछ ठीक है। तो देखते हैं कि सब नॉर्मल ही है। मौका देख के साक्षी वहाँ से निकल जाती है। सलोनी आती है और बोलती कि होश आ चुकी है मुस्कान को। तो जब होश आते हैं मुस्कान को, फिर से वो लॉयर आती है, मुस्कान से कुछ सवाल वगैरह करते हैं और फिर से मुस्कान को पुलिस कस्टडी में लेके जाते हैं। इधर साक्षी, सलोनी और सांझ सांझ पहले तो आना चाहती थी, पर साक्षी उसे घर जाने के लिए, सॉरी, जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती थी कि हो सकती है कि मुस्कान के ऊपर कोई अटैक हो, तुम्हें वहाँ पे रहना है, उसका ध्यान रखना है। सांझ पुलिस स्टेशन चली जाती है और इधर साक्षी और सलोनी आती है घर। घर आके वो मीनाक्षी के साथ बैठती है और बोलती है पूरी एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी इस केस के शुरू से लेकर अंत तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस के आड़ में कोई थर्ड पर्सन जो करके भी अपनी चीज़ें एकदम से ऊपर कवर अप कर रहा है, जो इन्वॉल्व तो है, पर अब वो अपनी ऊपर से पूरी चीज़ झाड़ के किसी और के ऊपर दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है, हमें उस तक भी पहुँचनी है। मीनाक्षी बोलती कि दी मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी बोलोगे उसी हिसाब से होगी। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं कि वो थर्ड पर्सन कौन है इस केस से जुड़े। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।